वेलकम स्टूडेंट्स राबेल एकेडमी इंग्लिश। आज जो है मैं आपके साथ एक पोम जो ऑलरेडी मैं उसका टेक्स्ट आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जो है माय लास्ट टचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। उसकी मैं आपके साथ समरी डिस्कस करूँगी। द नरेटर द ड्यूक ऑफ फेरारा इज टॉकिंग टू एन एमिसरी फ्रॉम द फैमिली ऑफ हिज ब्राइड टू बी। ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये पोम द लास्ट टचेस, जो ऑलरेडी जो है मैं अपने लास्ट वीडियो में जो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक नरेटर होता है जो सिर्फ वही बात करता है टू एन इम्प्लाइड लिसनर। एक लिसनर होता है या मे बी ज़्यादा ऑडियंस हो, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसका लिसनर या उसके ऑडियंस कौन है, क्योंकि उसके जो लिसनर और ऑडियंस है उसके रिस्पॉन्सेज, उसके क्वेश्चन जो हैं वो साइलेंट होते हैं, उसका हमें पता नहीं होता। बहरहाल इसमें एक नरेटर होता है जो बात करता है। यहाँ पे जो नरेटर है वो द ड्यूक ऑफ फेरारा है, वो एक ड्यूक है। इज टॉकिंग टू एन एमिसरी फ्रॉम द फैमिली ऑफ हिज ब्राइड टू बी। वो जिससे जो है जहाँ पर वो शादी कर रहा है उस फैमिली से जो है एक एमिसरी आया हुआ है, एक समझे एक एजेंट है, उनका एक पर्सन आया हुआ है कुछ उनका घर देखने के लिए या उनसे बातचीत करने के लिए। ही इज शोइंग हिम द पेंटिंग ऑफ हिज डिजीज्ड वाइफ। वो जो है उस शख्स को, उस पर्सन को जो है अपनी जो डिजीज्ड वाइफ है, उसकी जो लेट वाइफ थी जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी पेंटिंग दिखा रहा है। द पोम स्टार्ट विद द वर्ड्स दैट्स माई लास्ट टच इज पेंटेड ऑन द वॉल। जब ये पोम स्टार्ट होती है तो उसके फर्स्ट वर्ड्स ये हैं, दैट्स माई लास्ट टच इज पेंटेड ऑन द वॉल। The word that shows the distance that he seemed to feel from the touches. उसने ये नहीं कहा this is my last touches या this is the painting of my last touches, उसने that का word यूज़ किया। That shows कि वो distance कितना feel करता है अपनी touches से। He asked his guest to sit there and look at the painting. वो अपने guest से कहता है कि वो वहाँ बैठ जाए और पेंटिंग को देखे। He tells him proudly that it was painted by Fra Pandolf. उसको proudly बताता है कि उसको फ्रा पेंडोल्फ ने जो है वो पेंट किया। फ्रा पेंडोल्फ जो कि फेमस था और ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव था, इसलिए वो उसको शो ऑफ कर रहा है। He remarked at the painting seeing as if she were alive. वो पे कहता है अपने उस गेस्ट को कि आप इस पेंटिंग को देखें, ये पेंटिंग ऐसी लग रही है as if she were alive, जैसे कि वो जिंदा थी। The word alive suggests two meanings. Again ये जो word alive है यहाँ पे two meanings suggest कर रहा है। One is that the painting is lifelike. एक ये कि ये पेंटिंग इतनी रियल है कि बिल्कुल लाइफ लाइक लगती है। The second is that the Duke considered her life as her property. Second ये है कि उसकी ज़िंदगी में भी ड्यूक समझता था कि उसकी ज़िंदगी उसकी प्रॉपर्टी है। And now ironically comments that she thought she was alive. और अब ऐसा लगता है कि वो ironically comment कर रहा है कि उसका ये ख्याल था कि वो जिंदा थी, as if she were alive. He calls the painting as a piece, showing his possessive nature. फिर जो है वो गेस्ट को कहता है कि ये पेंटिंग जो है ये एक पीस है जो शो करता है इसकी possessive nature. He tells him that the joy and blush on the Duchess' face is often noted by the strangers. वो ड्यूक जो है वो अपने गेस्ट को बताता है कि उसकी जो डचेस थी, जो लास्ट जो उसकी लेट है डचेस थी, उसके इस पेंटिंग पर उसके चेहरे पर एक जॉय एंड ब्लश है। और अक्सर स्ट्रेंजर्स जो हैं ये जॉय और ब्लश जो है वो नोट कर लेते हैं। कौन थे स्ट्रेंजर्स? ऑफन नोटेड बाय द स्ट्रेंजर्स हु विजिट हिज होम, जो उसके घर आते हैं, विजिट करते हैं। फॉर हु ही हिमसेल्फ ड्रॉज द कर्टन ऑफ द पेंटिंग। और वो स्ट्रेंजर्स को जब उसके घर आते हैं वो खुद ही उसके लिए जो है वो पेंटिंग का कर्टन जो है वो हटाता है। इट मीन्स कि पेंटिंग के ऊपर एक कर्टन है और जब उसके घर कोई भी गेस्ट आता है या स्ट्रेंजर्स उसने वर्ड यूज़ किया तो वो खुद उनके लिए जो है वो पेंटिंग का कर्टन हटाता है। आप यहाँ देखिए कि वो खुद जो है अपनी डिजीज़ वाइफ को जो है वो लोगों को दिखा रहा है उसकी पेंटिंग। और आगे जाकर जो है आपको पता चलेगा कि ही वाज वेरी जेलस एंड ही वाज वेरी पोजेसिव। वो नहीं चाहता था कि इसकी बीवी को कोई और देखे। He suggests that the reason behind that sport of joy was not only her husband's presence there, but it might be due to an ordinary compliment from the painter. फिर ड्यूक को फेरारा सजेस्ट करता है, इट मीन्स उसका ये ख्याल है, ये जस्ट थॉट, उसकी थिंकिंग है कि वो जो स्पॉट ऑफ जॉय है उसकी बीवी के चेहरे पर वो सिर्फ उसके हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से नहीं थी, बट इट माइट बी ड्यू टू एन ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द पेंटर। बट इट्स पॉसिबल, हो सकता है कि उसके चेहरे पर जो खुशी हो वो इसलिए हो कि उस पेंटर ने, फ्रा पेंडोल्फ ने उसको कोई आम सा कॉम्प्लीमेंट दिया हो, कोई ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट दिया हो, उसके कपड़ों की तारीफ़ की हो या उसको जो है प्रेस किया हो।
اور اس وجہ سے اس کے چہرے پہ وہ اسپاٹ آف جوائے آ گیا ہو. اٹ مین جب وہ پینٹنگ ہو رہی تھی تو اس کا ہسبینڈ بھی اس وقت پریزنٹ تھا, ڈیوک بھی وہاں موجود تھا اور آف کورس پینٹر تھا. تو مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے ہو, کہ میں اس کا ہسبینڈ تھا, میں وہ وہاں موجود تھا, اس لیے وہ خوش تھی, اس کے چہرے پر ایک جوائے تھا, ایک بلش تھا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رابن نے جو ہے اس کو کوئی کمپلیمنٹ دیا ہو, کوئی نارمل سا کمپلیمنٹ, کوئی عام سا کمپلیمنٹ, اور وہ اس پہ خوش ہو. The Duke believes she considered it courtesy to smile at people's kindness. Duke کو یہ یقین ہے, he thinks that she considered it courtesy, کہ وہ سمجھتی تھی کہ these are good manners, this is courtesy to smile at people's kindness, کہ لوگوں کی kindness پر جو ہے مسکرایا جائے. ڈیوک کو یہ بات پسند نہیں آئی, and it is I think very very natural کہ کسی کی kindness پر مسکرانا, of course it is a courtesy. لیکن اس کو یہ بات پسند نہیں تھی. She loved all humans in nature. وہ کہتا ہے she loved all, اس کو تو ہر کوئی پسند تھا, humans بھی اور nature بھی. She enjoyed the sunset, اس sunset کو enjoy کرتی تھی. Appreciated ordinary flowers, ordinary flowers کو appreciate کرتی تھی. And even liked her mule, کہ mule کو بھی پسند کرتی تھی. The Duke hates the way she ranked his precious gifts with anybody's gift. ڈیوک کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ وہ جو ہے اس کی پریشیس گفٹ کو کسی بھی گفٹ کے ساتھ جو ہے ایک جیسا رینک کرتی تھی. اور وہ ڈیوک کو پتہ کیسا چلتا تھا کہ اس کو ایک جیسا ایکول کرتی تھی, ٹریٹ کرتی تھی. اس کو ایسے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس کو دیکھ کر بھی مسکراتی تھی اور وہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر بھی مسکراتی تھی. وہ ڈیوک کو بھی اپریشیٹ کرتی تھی, اس کی گفٹس کو بھی پسند کرتی تھی اور ان لوگوں کے گفٹس کو بھی پسند کرتی تھی. اس لیے ڈیوک کو یہ بات پسند نہیں تھی. The Duke did not like her heart, which was impressed by little things. ڈیوک نے کہا کہ اس کو اس کا دل کی سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امپریس ہو جاتا تھا. She was unaware of his feelings. And ڈیوک جو کہہ رہا تھا اس سے بہت کلیئر تھا کہ اس کی بیوی کو اس کی ساری فیلنگس, اس کی جالسیز کا, اس کے پوزیسیو نیچر کا کچھ پتہ نہیں تھا. She was unaware. And he decided not to share his jealousy as he considered it his insult. اور اس نے یہ سوچا, ڈیوک نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ اپنی جالسی, اپنی فیلنگس جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے نہیں کرے گا, اس کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا اپنی فیلنگس. از ہی کنسیڈرڈ اٹ ہز انسلٹ, کیونکہ اس کو یہ اپنی انسلٹ فیل ہوتی تھی کہ میں کیوں جا کر اس کو بتاؤں کہ تم جب کسی اور سے بات کرتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا, کسی اور کو اسمائل کرتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اس کو لگتا تھا کہ اس سے میں لو ہو جاؤں گا, اس سے جو ہے میری پوزیشن کم تر ہو جائے گی. Then her smiles became unbearable for him. پھر وہ جو ہر ایک کو دیکھ کے مسکراتی تھی اور اس کے اچھے مینرز تھے, اس کی سمائلز جو ہے وہ اس کے لیے, ڈیوک کے لیے unbearable ہو گئے. He gave commands and all smiles stopped together. اس نے جسٹ بہت آرڈنری لہجے میں کہا کہ میں نے کمانڈس دے دیے اور تمام سمائلز جو ہے وہ خاموش ہو گئے. He ends his discussion. It means کہ اس نے اپنی بیوی کے جو ہے اس کو ڈیتھ آرڈرز جو ہے اس نے ایشو کرائے اور جو ہے اس کو کل کرا دیا. He ends his discussion by directing his guest downstairs. یہاں پر اس نے اپنی ڈسکشن کو اینڈ کیا اور اپنے گیسٹ کو کہا کہ وہ نیچے چلے. He informs him that he will not deny any dowry which the generous count may want to give to his daughter. ایکچولی یہ ڈوک آف فرارا جو تھا یہ کاؤنٹ کی بیٹی سے شادی کرنے والا تھا, اور یہ جو امیجری آیا تھا یہ کاؤنٹ کی طرف سے آیا تھا. کاؤنٹ وہ بھی جو ہے اس زمانے کا کوئی رینک ہوتا تھا, کوئی اچھا رینک. تو وہ جو ہے اس نے اسے انفارم کیا کہ کاؤنٹ تو ہے وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بہت جینرس ہے اور وہ اپنی بیٹی کو کچھ بھی دینا چاہے گا تو جو ہے ڈیوک جو ہے اس کا انکار نہیں کرے گا. دین پاسنگ بائی, پھر جو ہے راستے سے گزرتے ہوئے جو کہ وہ نیچے آ رہے تھے, ہی شوڈ ہم اے پریشیس اسکلپچر آف گاڈ نیپچون. اس نے اس کو ایک پریشیس, ایک قیمتی اسکلپچر دکھایا جو گاڈ نیپچون کا تھا, میڈ آف برونز, جو برونز سے بنا ہوا تھا, گفٹڈ ٹو ہم بائی دا کلاس آف آنسبرگ, جو اس کو جو ہے کلاس آف آنسبرگ نے گفٹ کیا تھا. سو اٹ شوز کہ آخر میں اس نے اس کو جو ہے وہ بھی دکھایا, ایک اسٹیچو بھی, اسکلپچر بھی دکھایا جو بہت پریشیس تھا, اگین جو ہے اپنی ویلتھ کو شو آف کرنے کے لیے. لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈاوری بھی لے گا کیونکہ کاؤنٹ بہت جینرس ہے اور وہ اس کو انکار نہیں کر سکتا. So this was all the summary that what happened there. Now we'll discuss the theme, which is very important. So the poem is about the jealousy and possessiveness of an arrogant husband who considers his wife as his property. یہ پوئم جو ہے وہ ایروگنٹ ہسبینڈ کی جیلسی اور اس کی پوزیسو نیچر کے بارے میں ہے. who considers his wife as his property, جو اپنی بیوی کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے.
The poem criticizes the 19th century expectations of a married woman who could not live by her own way. पोम जो है ये क्रिटिसाइज करना है कि 19th सेंचुरी में जो है वुमेन मैरिड वुमेन से क्या एक्सपेक्टेशंस की जाती थी, वो कुड नॉट लिव बाय हर ओन वे। 19th सेंचुरी की एक मैरिड वुमेन जो थी वो अपनी मर्जी से नहीं जीती थी बल्कि वो अपने हस्बैंड की मर्जी से जीती थी। तो ये जो है इस पोम में इस बात को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। नाउ वील मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ द पोम। असल में इस पोम में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जो समरी में भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते, जिनको डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। द ड्यूक इज़ द ओनली स्पीकर इन द पोम। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक ही स्पीकर होता है, तो ड्यूक जो है वो उसका एक वाहिद इकलौता स्पीकर है। ही थॉट ही इज़ क्लेवर। वो समझता है कि बहुत क्लेवर है, बट ही कैन नॉट हाइड हिज ट्रू सेल्फ फ्रॉम द रीडर्स। लेकिन जो उसके पोम के पढ़ने वाले हैं या जो उस वक्त जो है वो गेस्ट बेटा था, वो उससे अपना ट्रू सेल्फ जो है वो हाइड नहीं कर सकता। द साइलेंट डचेस विंस ऑल द सिंपथीज। वो डचेस जो साइलेंट थी और वो जो उसके अगेंस्ट बोल रहा था, फिर भी सारी सिंपथीज उसको ही मिल गई। द ड्यूक इज एरोगेंट एंड जेलस। वो एरोगेंट और जेलस है। ही वॉन्ट्स हिज वाइफ टू गिव हर सोल अटेंशन टू हिम। वो चाहता है कि उसकी बीवी सारी अटेंशन सिर्फ उसे दे। There are many hints in the poem which shows that he considers her his property. इस पोम में कहीं ज़्यादा हिंट्स है जो से हमें ये पता चलता है कि वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझता है। He calls her a piece। वो उसकी पेंटिंग को भी या उसको एक पीस कह रहा है। When he tries to talk about her heart, he cannot do it। वो जब उससे के दिल के बारे में बात करता है कि she has a heart, और फिर उसको समझ नहीं आती कि वो क्या कहे। He cannot do it। वो उसके दिल के बारे में बात नहीं कर सकता। Because he does not know about her heart। क्योंकि उसको उसके दिल का पता ही नहीं है। इनफैक्ट ही हैज़ नेवर ट्राइड टू नो अबाउट हर फीलिंग्स। इनफैक्ट उसने कभी अपनी जो डचेस थी उसकी फीलिंग्स के बारे में मालूम करने की कोशिश ही नहीं की। वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड था, उसको सिर्फ अपनी फीलिंग्स की परवाह थी। ही इज़ अ हिपोक्रेट। साथ में वो हिपोक्रेट भी है। इन हर लाइफ ही वॉन्ट्स टू लिमिट हर लुक्स only to himself, but after her death, her painting is exposed to strangers by himself। उसकी ज़िंदगी में तो वो ये चाहता था कि वो अपनी लुक्स को वो किसी और को ना देखे, वो सिर्फ उसको देखे, किसी और को देख के स्माइल ना करे, सिर्फ ड्यूक को सारी जो है अटेंशन दे। लेकिन उसकी डेथ के बाद वो खुद कहता है कि वो स्ट्रेंजर्स आते हैं तो वो कर्टन हटाता है और उनको कहता है कि आप बैठ जाएं और मेरे डचेस को देखें। He has kept it in his museum to amuse his sketch with its beauty। और वो इसी वजह से था कि उसकी जो लास्ट डचेस थी वो बहुत खूबसूरत थी और पेंटिंग बहुत प्यारी थी। उसने अपने म्यूजियम में जो है वो रखा था और गेस्ट्स को बुलाकर बिठाता था और उनको उसकी ब्यूटी से अम्यूज करता था। So in this way he was a hypocrite। In a way he feels satisfied to have control over her even after her death। उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक तरह से वो उसको बहुत अच्छा लगता था, उसको सेटिस्फाइड फील होता था कि जब उसकी पेंटिंग पर उसका कंट्रोल था। जब चाहता जिसको चाहता वो कर्टन जो है हटाकर पेंटिंग दिखा देता और जब चाहता उसको क्लोज कर देता। सो ही फील्स कि उसकी ज़िंदगी में तो शायद उसको लगता था कि उसकी बीवी पर उसका कंट्रोल नहीं, बट आफ्टर हर डेथ ही इज़ फुल कंट्रोल ओवर हर। This was all about the analysis. Now I'll just discuss a few things. यहाँ पर जो है मैं literary devices जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। Poetic devices और literary devices we'll discuss। Symbolism जो है बहुत important है, इसमें कुछ symbols use हुए हैं। Symbolism means using words or images to signify ideas or qualities, giving them symbolic meaning which is different from their literal meaning। Symbolism का मतलब ये है कि हम words या images ऐसे यूज़ करें सिग्निफाई आइडियाज़, जो वो आइडियाज़ या वो क्वालिटीज़ जो हैं वो मीन उनसे मतलब वो सिग्निफाई करे, वो उनको रिप्रेजेंट करें। गिविंग देन सिम्बॉलिक मीनिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग, और उनको सिम्बॉलिक मीनिंग दे जो उनकी लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल्स देखें। द डचेस पेंटिंग इज़ अ सिंबल टू शो द ड्यूक्स कंट्रोल ओवर हर। डचेस की पेंटिंग असल में एक सिंबल है जो ये शो करता है कि ड्यूक का उस पर कंट्रोल है। इट शोज हिज पोजेशन ऑफ हर। ड्यूक की पेंटिंग को पोजेस करके वो ये समझता है कि वो उसकी जो है अपनी बीवी पर जो है डिजीज्ड वाइफ पर वो पोजेस कर रहा है। द वाइट मूल इज़ अ सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी। वाइट मूल जो कि डचेस का था और वो उस पर जो है चलती थी, इस पर जो है राइट करती थी, वो वाइट मूल जो है इज़ अ सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी। द स्टैचू ऑफ नेपच्यून, आखिर में जो हमने नेपच्यून का स्टैचू देखा वो क्या करता था, ही वाज टेमिंग अ सी हॉर्स। वो एक सी हॉर्स को टेम कर रहा था, उसको ट्रेन कर रहा था। इज अ सिंबल ऑफ हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज डचेस। वो अक्सर में उसका एटीट्यूड था उसकी डचेस की तरफ। उसको लगता था कि ही इज़ लाइक अ गॉड और उसकी जो बीवी है वो उसको टेम करने की कोशिश करता था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता था।
The next is alliteration. Alliteration is the repetition of consonant sounds in nearby words. Alliteration जो है वो consonant sounds की repetition है करीब करीब अल्फाज में. Examples of alliteration from this poem are, इसमें देखिए कि alliteration के क्या examples हैं. Dropping of the daylight in the west, इसमें डी का sound थोड़ा करीब करीब repeat हुआ है. Then all the small stopped together, एस जो है वो करीब के अल्फाज में repeat हुआ है, same sound है. That's why this is alliteration. Now what is consonance? Consonance is the repetition of similar sounds in nearby words. ये जो है similar sounds हैं repetition की करीबी words हैं, लेकिन ये similar sounds जो होते हैं ये consonant sounds की repetition है. alliteration में कोई भी sound हो सकता है और वो जो है सिर्फ initial sound है, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है word में. Examples देखें, that's my last duchess, that's मिठी और last मिठी, ये जो है करीब करीब repeat हो रहे हैं. That piece of wonder now from Indol's hands, यहाँ पर जो है थ्री टाइप्स की जो है रिपीटिशन हो रही है जो कि आगे भी है. Profendole's hands worked busily a day and there she stands. यहाँ पर अगर आप सबसे पहले डी को नोट करें, सो डी जो है लाइट ब्लू कलर में है, वॉन्डर में डी है, प्रोफेंडोल में डी है, हैंड्स में डी है, वर्कड में डे एंड और फिर स्टैंड. तो डी 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 साउंड काफ़ी ज़्यादा जो है कंटिन्यूटी में जो है रिपीट हो रही है. दिस इज कॉन्सोनेंस. इसी तरह अगर आप वॉन्डर और नाउ में देखें तो डब्ल्यू डब्ल्यू साउंड रिपीट हुआ है जो मैंने येलो कलर में दिया है. इस तरह फ्रॉपेंडोल्फ में एफ एफ साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है. सो दिस इज कॉन्सोनेंस. Next we have assonance. Assonance is the repetition of similar vowel sound in nearby one. This is the same as consonance. In consonance में हम देखते हैं कि इसमें consonant sound repeat हो रहे हैं और यहाँ पर assonance में जो है हमारे पास vowel sound repeat होते हैं करीब करीब. Examples में देखिए, that's my last duchess. So a sound आ रहा है. That piece a wonder, again a. Wonder now, w o sound. और Frappendolf, again o जो है इसके करीब आया. Hands worked busily a day and there she stands. अगर हम देखें दो sentences जो हैं इसमें consonants भी था और assonance भी काफ़ी ज़्यादा है. Wonder now, Frappendolf, again o sound. Hands worked busily a day and there she stands as if alive. ए साउंड काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है जिसको मैंने रेड कलर से जो है आपके लिए शो किया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोम. होपफुली आपको ये क्लियर हुई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.